बच्चों, भाषा भारती कक्षा 8 और पाठ 7 पर आते हैं। यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, ये हमने शब्दकोश से अर्थ खोजकर लिखे हैं। बंदनी का महिला कैदी, निष्काम का बिना स्वार्थ के, बिना किसी काम के, कृष्णत्व का कालापन, श्याम रंग, घर्षण का घिसावट, रगड़, घिसना, नगण्य का तुच्छ, किसी गणना में न आने योग्य, नुस्खा का वैद्य या हकीम द्वारा रोग दूर करने के लिए लिखी गई औषधि का पर्चा, कूता का संख्या जानना, तौल आदि का अंदाज लगाना, तृण का तिनका, कोमल घास। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। तो यहाँ पर प्रश्न दिए हैं, का नंबर का है, भेड़ाघाट जबलपुर से कितने मील दूर है? उत्तर लिखेंगे, भेड़ाघाट जबलपुर से 13 मील दूर है। खा लिखेंगे, गौरी शंकर मंदिर किसने बनवाया था? उत्तर लिखेंगे, गौरी शंकर मंदिर त्रिपुरी राजघराने के महाराज करण देव की महारानी अलहणा देवी ने संवत 1155-56 विक्रमी में बनवाया। इस प्रकार इसका निर्माण 850 वर्ष पूर्व किया गया। अगला है गा नंबर का, दूध धारा किसे कहते हैं? उत्तर लिखेंगे, दूध धारा संगमरमरी चट्टानों पर से नर्मदा का बहता जल है। वह जब घर्षण के साथ धुआंधार झरने से पानी गिरता है तो वह दूध जैसा दिख पड़ता है, इसलिए इसे धुआंधार कहते हैं। अगला है घा, भेड़ाघाट घूमने कौन गया था? उत्तर लिखेंगे, भेड़ाघाट घूमने के लिए लेखक स्वयं गया हुआ था। अगला है प्रश्न या नंबर का, भेड़ाघाट पर नर्मदा के दोनों ओर की चट्टानें किस पत्थर की बनी हुई हैं? उत्तर लिखेंगे, भेड़ाघाट पर नर्मदा के दोनों ओर की चट्टानें संगमरमर के पत्थर की बनी हुई हैं। अगला है तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। इसमें का नंबर का प्रश्न है, नर्मदा नदी के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन आप अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर लिखेंगे, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। भेड़ाघाट में नर्मदा के दोनों किनारे संगमरमर के हैं। वहाँ के सौंदर्य को समझ पाना थोड़ा कठिन है। यहाँ की सुंदर प्रकृति के जितने भी रूप हैं वो आपस में इस तरह उलझे से हैं जैसे किसी वैद्य या डॉक्टर के नुस्खे में कई तरह की औषधियों का मिश्रण होता है। उसी तरह भेड़ाघाट की सुंदरता भी उलझकर हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। नर्मदा नदी के प्रति लेखक की ममता प्राकृतिक रूप से स्वाभाविक है, क्योंकि वह स्वयं इसी के किनारे के सौंदर्य के बीच पढ़ा था और बड़ा हुआ था। यहाँ का वायुमंडल खुला है। लोग यहाँ स्नान करने के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में आते हैं। नर्मदा के किनारे की चट्टानें अपने ऊपर कोमल घास से तिनकों को धारण किए हुए हैं। वे जाड़ा, गर्मी और बरसात के मौसम को बराबर सहन करती हैं। उनकी उज्ज्वलता श्वेतता में चंद्रमा की चांदनी को भी मात देती है। बहती हुई नर्मदा अपने किनारे की संगमरमरी चांदी के कारागार की बंदनी है। उसमें मछलियाँ और मगरमच्छ बड़ी संख्या में मिलते हैं। नर्मदा के पवित्र भेड़ाघाट के पास ही प्राकृतिक झरना है जिसे दूध धारा कहते हैं। यहाँ पर प्रकृति अपने सौंदर्य के क्षण क्षण पर बदलती सी लगती है। इसके किनारे मंदिर और धर्मशालाएं हैं। भेड़ाघाट की छोटी सी पहाड़ी पर गौरी शंकर मंदिर है। रात्रि के सन्नाटे में दूध धारा का घर घर शब्द गौरी शंकर मंदिर में सुनाई पड़ता है। यहाँ सर्वत्र ही प्रकृति की सुंदरता का साम्राज्य है। अगला है खा नंबर का प्रश्न, जबलपुर में भेड़ाघाट के अतिरिक्त कौन कौन से घाट हैं? वे भेड़ाघाट की तरह आकर्षित क्यों नहीं लगते? उत्तर लिखेंगे, लेखक ने भेड़ाघाट देखा, वहाँ की सुंदरता का प्रभाव लेखक के मन पर बहुत ही अधिक था। उसने सबसे पहले ग्वारी घाट तथा तिलवाड़ा देख लिया था। इन स्थानों की प्रकृति भी कम सौंदर्यमयी नहीं थी। यहाँ की चट्टानें भी सतपुड़ा के शिखरों की गौरव थीं। इन प्राकृतिक उपादानों में उनकी विशालता ही शोभा थी, जिसके महत्व को नहीं आंका जा सकता। दूधधारा और धुआंधार भी अपने प्राकृतिक सौंदर्य की आभा को बिखेर रही थीं। इन्हीं शिखरों के मध्य गौरी शंकर और 64 योगिनी का मंदिर है। नर्मदा के किनारों वाले बीहड़ जंगलों के मध्य इन मंदिरों का निर्माण करना भी अपने आप में एक ऐतिहासिक सच्चाई है। लेखक को इन सभी स्थलों की सुंदरता ने प्रभावित तो किया,
परंतु उसके ऊपर भेड़ाघाट की सुंदरता का मुग्धकारी प्रभाव चमत्कारिक है। अगला है ग नंबर का, लेखक द्वारा की गई भेड़ाघाट यात्रा का वर्णन कम से कम 100 शब्दों में कीजिए। उत्तर लिखेंगे। लेखक को सन 1914 ईस्वी में भेड़ाघाट देखने का अवसर मिला। भेड़ाघाट जबलपुर से 13 मील दूर है। वह आधा घंटे में मीरगंज स्टेशन पर पहुंच गया। उस समय रेलगाड़ी की यह गति बहुत तेज समझी जाती थी। 2-3 अंग्रेज अपने खानसामे के साथ भेड़ाघाट जाने के लिए मीरगंज स्टेशन पर उतरे थे। नर्मदा नदी के भेड़ाघाट तक वहां सड़क कच्ची थी। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकली है। नर्मदा का प्रवाह 800 मील तक बहता है, परंतु भेड़ाघाट इसके उद्गम अमरकंटक से 154 मील की दूरी पर है। मुर्की और लोकेश्वर के बीचों बीच भेड़ाघाट स्थित है। यह वह स्थल है जहाँ किसी युग में भृगु ऋषि ने तपस्या की थी। यहाँ की संगमरमरी चट्टानें निर्मल और सुंदर हैं। वहाँ की गंभीरता प्रदर्शित करती है कि मानो वह ऋषि आज भी वहाँ अपनी तपस्या में लीन है। इन चट्टानों के ऊपर कोमल घास उगी हुई चंद्रमा की चांदनी में चांदी की तरह चमक उठती है और सूरज की तपिश में तप उठती है। बरसात में घना अंधकार सब ओर छा जाता है। लेखक को यहाँ के सौंदर्य ने बहुत अधिक प्रभावित किया है। लेखक ने गौरीशंकर और 64 योगिनियों के मंदिर को भी देखा। इसके समीप ही दूधधारा को देख लेखक चमत्कृत हो उठा। इस सब की घर घर और मरमर की आवाज अभी भी लेखक को अपने कानों में गूंजती प्रतीत होती है। चलिए प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें प्रश्न नंबर 1 दिया है, सतपुड़ा का जंगल कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर इसका सही विकल्प है ग, मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर का प्रश्न है, धुआंधार प्रपात किस नदी के जल के गिरने से बनता है? तो सही ऑप्शन है नर्मदा। इसके बाद तीसरा है, भेड़ाघाट की पहाड़ी पर कौन सा मंदिर बना है? सही ऑप्शन है गौरीशंकर। आगे चौथा है, पल पल पलटती भेष छलकी छन छन छवि धारती, ये पंक्तियां किस कवि की हैं? सही ऑप्शन है श्रीधर पाठक की। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, बैल को अपने खूंटे पर ही अच्छा लगता है। नर्मदा चाहे कितनी मरमर करे वह मरती नहीं है। तीसरा, जो जनसेवा के लिए नीचे गिरना स्वीकृत करते हैं उन्हें शोभा धाम के ऐसे ही हाथ संभाल लिया करते हैं। उत्तर लिखेंगे पहले का। एक पुरानी कहावत है कि बैल जो अपने निश्चित स्थान पर बनता रहा हो उससे वही स्थान अच्छा लगेगा। दूसरा है, नर्मदा नदी अपने जल के प्रवाह से मरमर की ध्वनि उत्पन्न करती हुई बहती रहती है, किंतु इसके दोनों किनारों की ऊंची चट्टानों की श्वेतता कभी भी मर नहीं सकती। तीसरा है, नर्मदा नदी जब भेड़ाघाट पर अत्यधिक ऊंचाई से नीचे गिरती है तो उसके दोनों किनारों पर खड़ी संगमरमरी चट्टानें उसे मानो अपनी भुजाओं में स्थान देती प्रतीत होती हैं। इसी प्रकार जब भी कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तित्व जनसेवार्थ झुककर अथवा नत होकर कोई कार्य संपन्न करने हेतु चल पड़ता है तो उसे समाज रूपी सुंदर एवं मजबूत हाथ अपना सहारा एवं संबल प्रदान करते हैं। चलिए आगे भाषा अध्ययन पर आते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और लिखिए। डॉक्टर, ड्रॉप, कॉलेज, बाल, बास, कॉल, लॉकर, ऑफिस। तो यहाँ पर ये क्या करना है इसको, इसमें विद्यार्थी उपयुक्त शब्दों को ठीक ठीक पढ़कर उनका शुद्ध उच्चारण करने का अभ्यास करें। चलिए आगे दूसरे नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को वर्णमाला के क्रम में लिखिए। तो वर्णमाला के क्रम में लिखना है, जैसे का, खा, गा, या, है ना, इस तरीके से। तो पहले क्या आएगा इस तरीके से, उसके बाद कौन सा अक्षर आता है उसके बाद कौन सा अक्षर आता है। तो यहाँ पर देखिए ये मतलब क्रम में नहीं है वर्णमाला के, तो यहाँ पर उत्तर में हम इनको क्रम में लिखेंगे। उज्ज्वलता, पहले ऊ आता है, फिर किनारा, इसके बाद का आता है, खूंटा, ग्वारी, घाट, दर्शन, नर्मदा, नवरत्न, बरसात, भेड़ाघाट, मुलायम, रेती, सन्यासी। ये इस तरीके से हम सीक्वेंस में इनको जमाते जाएंगे। अगला है तीसरा, निम्नलिखित उदाहरण के अनुरूप दिए गए शब्दों का प्रयोग एक एक वाक्य में कीजिए। उदाहरण, कालिदास विक्रमादित्य नवरत्न। वाक्य, कालिदास विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में से एक थे। इसमें पहला है,
नगण्य मूल्य ईमानदारी। उत्तर लिखेंगे ईमानदारी से देखा जाए तो इन संगमरमरी चट्टानों की अपेक्षा चांदी का मूल्य नगण्य है। दूसरा है नर्मदा जबलपुर भेड़ाघाट प्रकृति चित्रण मनोरम। उत्तर लिखेंगे जबलपुर के समीप नर्मदा नदी के भेड़ाघाट का प्रकृति चित्रण लेखक ने बहुत ही मनोरम शैली में किया है। तीसरा है रात पक्षी घोंसला। उत्तर लिखेंगे रात को पक्षी अपने घोंसलों में छिपकर धुआंधार के झरने की घर घर की आवाज़ सुनते हैं। अगला है चौथा प्रश्न, शुद्ध शब्द छांटकर सामने के खाने में लिखिए। शब्द हैं, पहला है पर्वत, पर्वत पर्वत, इसमें सही शब्द है पर्वत। अगला है दूसरा, इसमें सही है नर्मदा। तीसरे में है श्रेणी, चौथे में है पूर्वी, पांचवे में है प्रताप प्रपात और छठे में है पश्चिम। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित शब्दों के कम से कम 2-2 अर्थ लिखकर उन्हें अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो ये शब्द दिए हैं, इनका वाक्यों में प्रयोग करना है। तो उत्तर में हम ये टेबल बना लेंगे। तो आम है, यहाँ पर अर्थ लिखेंगे एक फल का नाम, जनसाधारण। वाक्य में प्रयोग, आम फलों का राजा है, नेताजी ने आम सभा में भाषण दिया। इसके बाद खा है काल, समय, रामायण काल में लोग धर्म परायण थे। इसके बाद दूसरा है मृत्यु, सुनामी आने पर लोग काल कवलित हो गए। फिर है गति, यहाँ पर इसका अर्थ है चाल और अवस्था। पहला है रेलगाड़ी की गति तेज हो गई है। दूसरा है वाक्यों में प्रयोग, उसकी गति बहुत खराब हो गई है। फिर घ नंबर का अर्थ है, पहला है इसमें भाव आशय और दूसरा है धन। तो भाव आशय का प्रयोग करेंगे वाक्यों में, उसके कथन का अर्थ समझ में नहीं आता। और धन का प्रयोग करेंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है। चलिए यहाँ वाला है तात, इसका मतलब है पुत्र और पिता। हे तात मेरे लिए जल लाओ, और हे तात तुम कहाँ हो। चलिए बच्चों इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए उनके सामने लिखे शब्दों में से उचित शब्द छांटकर लिखिए। यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर जोड़ी मिलाना है, सही वाक्यों के उचित शब्द, मतलब वाक्यों के उचित शब्द हमें लिखना है। तो चलिए लिखते हैं, आका है 3 नंबर का सही, और बड़ा आ वाले का है 1 नंबर का सही ये, और इसके बाद ई का है 4 नंबर वाला सही। फिर बड़ी ई वाला है 2 नंबर वाला सही। यहाँ पर देखिए इसको इससे मिला देंगे। फिर ऊ वाले को मिलाएंगे 7 नंबर से, और बड़ा ऊ वाले को मिलाएंगे 6 नंबर से। इसके बाद ए को मिलाएंगे हम 5 नंबर से। चलिए बच्चों इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं हम। तो यहाँ पर ही हमारा अध्याय समाप्त हो चुका है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।